एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। तो इसे यहाँ पे हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स है, तो उसके हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं दोनों के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ हम प्रॉपर्टीज लेते हैं और उनके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, जिसको हम चालकता बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर की हम बात करें, ज्यादातर नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, कुछ एक दो ऐसे नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा उन दोनों में डिफरेंस बताने का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी, जिसको हम तन्यता बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनका हम उनको एक वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, उनका वायर बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी या तन्यता बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैलिएबिलिटी। कोई भी मेटल होगा, अच्छा ये जो डक्टिलिटी है ये नॉन मेटल्स में नहीं होती है, हम नॉन मेटल्स को वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। फिर मैलिएबिलिटी, अधात वर्धनीयता जिसको हम बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनको हम एक सीट के फॉर्म में उनको हम पीट करके एक सीट का फॉर्म दे सकते हैं, तो उसको हम मैलिएबिलिटी या अधात वर्धनीयता बोलते हैं। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, तो वो नॉन मैलिएबल होते हैं। फिर सोनोरिटी, जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक खास तरह की आवाज होती है जिसको हम सोनोरिटी बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा लस्टर। जो मेटल्स होते हैं उनमें एक खास तरह की चमक होती है जिसको लस्टर बोलते हैं और इसीलिए मेटल्स को लस्टीरियस बोला जाता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टीरियस होते हैं। हाँ, एक नॉन मेटल हमारे पास होता है जैसे डायमंड, ये नॉन मेटल है लेकिन इसके पास भी एक अच्छी चमक होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। और क्या, एक आयोडीन, ये भी हमारे पास नॉन मेटल है लेकिन ये भी चमकदार होता है। तो ये डायमंड और आयोडीन ये एक्सेप्शंस हैं, और बाकी ज्यादातर जो होते हैं वो उनके पास ये मेटालिक साइन नहीं होती, जिसको हम लस्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला जो जिसपे हम देखते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमको एक पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये एक सीरीज बनाई गई है एलिमेंट्स के एक्टिविटी के बेसिस पे। इस सीरीज में जो एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम एक्टिव है उसको नीचे रखा गया है। तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टली बस ऐसे लिख दिया गया है ताकि आपको याद रहे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस का यूज करेंगे जिससे याद रह जाएगा हमको। वो जो सीरीज है वो यहाँ पे दिख रही है। तो सीरीज इस तरह से, जो बिल्कुल ऊपर होंगे वो ज्यादा एक्टिव होंगे, जो उससे नीचे होगा वो उससे कम होगा, और धीरे धीरे उनकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। लास्ट में आता है गोल्ड, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो अभी तो ये बाद में देखना है। तो वही एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो उसमें हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और ये जो ये सेंटेंस को याद रखने के लिए लिखा गया है, ये कार्बन नहीं है, अभी आगे बताते हैं क्या होता है। तो इसको याद हम कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से याद कर सकते। ये सेंटेंस अगर हमको याद रहेगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो अब हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है कि हम चाय पी लेते हैं। आलू नहीं खाते, चाय पी लेते हैं, तो चाय पीते हैं। तो यहां से हमारे पास जो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, केदारनाथ का पोटेशियम और सोडियम, फिर उसके बाद का तो कैल्शियम हो गया, फिर माली तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलाकर हम बनाने, फिर आलू जो था वहां से हमने निकाल लिया एल्यूमिनियम। फिर जरा ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमको जिंक लिखना है। फिर फीके, तो वहां से हम आयरन Fe ले लेंगे। फिर पकाता है, तो ये याद रखना है कि वो Pb हो जाएगा हमारा। फिर है तो हाइड्रोजन हम ले लेंगे।
फिर उसके बाद ये जो चाय पीते हैं उसके लिए हमको क्या, ये जो अंडरलाइन है इसको नहीं लेना है हमको। तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है कॉपर, और ये होता है मरकरी, ये होता है सिल्वर, और ये होता है गोल्ड, और ये प्लेटिनम। तो ये हमारे एलिमेंट्स है। ये रिएक्टिविटी एक ऑर्डर है याद करने का। इस तरह से अगर ये सेंटेंस हमको याद रहेगा तो ये ऑर्डर वाइज हमको याद हो जाएगा। तो एक बार सेंटेंस फिर से देख लेते हैं। क्या याद रखना है? केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, चाय पीते हैं। ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरा सीरीज है एलिमेंट्स की, ये बन के तैयार हो जाएगी। अब यहां से हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जब आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल्स एयर में बर्न किए जाते हैं, जब एक तरह से उनको एयर में जब जला दिया जाता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है वो मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब कौन सा रिएक्शन होता है, क्या क्या फॉर्म होता है? तो इसमें हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो ये रिएक्शन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करता है। उसके बाद है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट। जो कोई भी मेटल वो दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह से, ये भी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल खुद आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मिलेगा ऑकरेंस ऑफ मेटल। तो जो भी मेटल्स हमको मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो जिस फॉर्म में मिलते हैं, दो फॉर्म में मिलते हैं। एक हम मिनरल्स एक को बोलते हैं, एक को ओर बोलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जिनको हम खनिज बोलते हैं, और जो ओर होते हैं उनको हम अयस्क बोलते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं कि उनमें बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, बस उसमें जैसे कोई भी मेटल होगा तो वो काफी कम अमाउंट में रहेगा, उसे निकाल के उससे प्योर मेटल निकालना उसमें से काफी कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो लेकिन जो ओर्स होते हैं उसमें काफी अच्छे अमाउंट में काफी एनफ मेटल्स होते हैं, तो उसमें से हम निकाल सकते हैं अपना यूज करने के लिए। फिर उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे ओर से निकालते कैसे हैं? क्योंकि प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। प्योर फॉर्म में तो हमको बस सिल्वर और गोल्ड ही मिलते हैं। तो बाकी जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है ओर से प्योर मेटल का निकालना, इसी प्रोसेस को पूरा मेटलर्जी में आता है और इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया। किस तरह से? जो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर के जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल में आते हैं उनको दूसरे तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। और बाकी जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उस हिसाब से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है कोरोजन और फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो जो कोरोजन हम ये सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी मेटल अपने ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है तो अपने सराउंडिंग में जो भी एसिडिटी होती है, एसिड या फिर जो भी ह्यूमिडिटी होगी, उनसे वो रिएक्ट करके अपना एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है उसके सरफेस पे। इसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो अब इस कोरोजन से बचने का क्या तरीका हो सकता है? तो वो प्रिवेंशन में आता है। तो पेंटिंग होता है, पेंट कर देंगे हम तो ये बच सकता है कोरोजन से, और ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से। तो ये सारे तरीके होते हैं प्रिवेंशन से बचाने के। अब हम आगे अपना देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें एक एक का कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में जब हम देखेंगे मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स
पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब कुछ हद तक करते हैं, वो लगभग ना के बराबर होता है। तो इसको इंसुलेटर भी होते हैं, तो पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर हम बोलेंगे। तो इसमें हम मेटल्स में क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी, जिसको हम चालकता बोलते हैं। तो इस चालकता में हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल के बारे में क्या बोलेंगे, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ नॉन मेटल हमारे पास ऐसे मिलेंगे जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो होने का। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो ये करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। तो ये है तो नॉन मेटल, लेकिन काम कर रहा है कंडक्टर का, तो इसका एक्सेप्शन हो जाता है हमारे पास ग्रेफाइट। तो ये कंडक्टिविटी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से जिसको हम चालकता बोलते हैं, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो गुड कंडक्टर मतलब जो धातुएं होती है, मेटल्स, धातुएं उष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो उष्मा की और विद्युत की कुचालक होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो, अब इसी तरह से हम कुछ प्रॉपर क्राइटेरिया लेंगे और उसके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी को हम तन्यता बोलते हैं। यहाँ पे जो भी मेटल्स होते हैं उनको एक वायर के फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है, नॉन मेटल को नहीं कर सकते हैं। तो मेटल्स में हम क्या लिखेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। और जब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको वायर के फॉर्म में हम नहीं बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अब इसको धातुएं जो होती है वो उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और जो अधातुएं होती है उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो हिंदी वाले अपना अलग से नोट्स बना के लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है मैलिएबिलिटी, हम जिसको बोलते हैं। मैलिएबिलिटी में हम नेक्स्ट अपना देखेंगे क्या होता है ये, जिसको हम अधात वर्धनीयता बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी में जो मेटल्स होते हैं वो वो एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे आप एक लोहे की कील लीजिए, हथौड़े से उसको पीटते रहिए तो वो बिल्कुल चपटा हो जाएगा, बिल्कुल सीट के जैसा पतला सा हो जाएगा। तो उस क्वालिटी को, उस जो उसका वो जो नेचर है उसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं, अधात वर्धनीयता। तो ये गुण मेटल्स में पाया जाता है, नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेटल्स आर मैलिएबल। बात हम करेंगे नॉन मेटल की, तो ये नॉन मैलिएबल होते हैं, इनको हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, धातुएं अधात वर्धनीय होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो अधात वर्धनीय नहीं होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा सोनोरिटी, जिसको हम बोलते हैं। सोनोरिटी होती है जो ध्वनिक बोलेंगे
कि जो धातुएं होती हैं वो सोनोरस होती हैं, ध्वनिक होती हैं कि नहीं होती हैं, और अधातुएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब सोनोरस होने का मतलब कि एक साउंड से ये लिया गया है, ध्वनि। तो जो भी सोनोरिटी का जो प्रोसेस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मेटल्स होंगे वो, तो मेटल्स जो होंगे वो सोनोरस होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो लस्चर आता है। लस्चर जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं। तो ये सारे मेटल्स में तो मिलती है, क्या नॉन मेटल में भी मिलती है? तो सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये लस्टर पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है, अधिकतर में नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मिलता है। तो क्या होता है, मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं। एक्सेप्शन यहां पे हमको क्या मिलेगा, हमारे पास डायमंड, हीरा और क्या, आयोडीन। ये होते नॉन मेटल हैं, लेकिन ये लस्टेरियस होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमको इसमें लस्टर में ये चीज देखनी है। तो ये लस्टेरियस होते हैं, और ये नॉन लस्टेरियस होते हैं। एक्सेप्शन जो है वो डायमंड और आयोडीन का है, सोनोरस में नहीं, बल्कि सोनोरस का मतलब आवाज से रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डायमंड और आयोडीन की, तो वो इसमें आएगा। तो एक्सेप्शन इसका क्या मिल रहा है, डायमंड और आयोडीन। यहाँ पे नहीं रहेगा ये। अब इसके बाद, अब यहाँ पे हमारे हो गए। अब नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है, जैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस और फिजिकल स्टेट हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं। अगला हम अपने प्रॉपर्टी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, और नॉन मेटल्स का लो होता है। अब यहाँ पे मेटल्स में हम क्या लिखेंगे, हाई, और नॉन मेटल्स होंगे उनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। कुछ ऐसे मेटल्स भी हमारे पास होंगे जो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, एक गैलियम एक मेटल होता है। तो ये इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, तो ये भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है, गैलियम। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो हम हार्डनेस के ऊपर देखते हैं कि हार्डनेस अगर हम देखेंगे तो हार्डनेस हमारा क्राइटेरिया है कठोरता, जिसको हम बोलेंगे। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अधिकतर की हम बात करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टे, फिर यहाँ पे ये चीजें लागू होती हैं कुछ के लिए। अधिकतर जो होती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हार्डनेस क्या, मेटल्स आर जनरली हार्ड या फिर काफी हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ, हम यहाँ पे एक्सेप्शन में हमारे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन में हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। ये तो इतना सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन में आ गया, जनरली हार्ड होते हैं। और ये अब यहाँ पे सॉफ्ट हम देख रहे हैं, लेकिन डायमंड नॉन मेटल होता है, लेकिन उसको हम हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं और अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। काफी बहुत सबसे ज्यादा कठोर डायमंड होता है। तो ये फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट हम देखते हैं, जो उनका भौतिक गुण होता है वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर वो सॉलिड ही होते हैं। जो मेटल्स होंगे हमारे पास, लोहा मिलेगा हमको सॉलिड फॉर्म में,
एल्यूमिनियम, आयरन तो लोहा ही होता है, सोडियम, ये सारे सॉलिड होते हैं। तो जनरली क्या होंगे, ये सॉलिड होंगे। अब गैलियम जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, गैलियम और क्या, गैलियम और मरकरी, ये सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन लिक्विड में भी कुछ मेटल पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा नॉन मेटल्स। तो ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों होते हैं। अब सॉलिड कौन से होते हैं, लिक्विड और गैस में कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हमारे पास सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सल्फर, फास्फोरस ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से, तो जैसे ब्रोमीन हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद गैसियस फॉर्म में कौन कौन से, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये पूरा मेटल और नॉन मेटल का एक डिफरेंस रहा कि मेटल और नॉन मेटल को इन सारे जो प्रॉपर्टी, जो क्राइटेरिया इधर लिखे गए हैं, इनके बेसिस पे हम उनके बीच में डिफरेंस देखें। अब इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमारा आता है मेटल और नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मेटल को हम कहते हैं व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट, मेटल्स आर बर्न्ड इनटू एयर। जब भी मेटल जो धातुएं होती हैं, जब वो वायु में जलाई जाती हैं, उनका जब दहन होता है, तब क्या बनता है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो यही टॉपिक है, व्हाट हैपेंस व्हेन metals are burnt in air। तो इसको हम एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तब क्या मेटल्स फॉर्म करते हैं। तो ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं अपना। हम कोई भी एक अपना मेटल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया मैग्नीशियम, और इसका जब कंबशन होगा, जब इसका दहन होगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब इसको अगर हमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा उसके रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं। ये मेटल का हुआ। अच्छा, नॉन मेटल भी सेम करते हैं, नॉन मेटल भी ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड में डिफरेंस क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स, एग्जांपल अगर हम देखें तो जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन, और इसको जब जलाएंगे तो ये बनाएगा CO2। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादातर बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं जिनमें हम देखते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, वो अम्ल के जैसा भी बिहेव करते हैं और क्षार के जैसा भी बिहेव करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और है हमारे पास जिंक ऑक्साइड ZnO। ये इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करते हैं। जब इनका रिएक्शन एसिड के साथ होगा तब ये रिएक्ट करेंगे एज अ बेस, जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो ये वर्क करेंगे एज एन एसिड। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हम यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अब ये बेस के जैसा बिहेव करेगा क्योंकि एसिड से रिएक्ट हो रहा है। तो बनेगा क्या, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस वाटर। अब एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन आता है। अब बैलेंस अगर करेंगे तो Al2 है, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, और क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया, तो यहाँ पे 6H2 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। अब सारे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट फॉर्म हुआ और प्लस वाटर फॉर्म हुआ। तो
यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये वर्क किया एज अ बेस। अब हम देखते हैं कि ये एसिड के जैसा कब रिएक्ट करता है। तो हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये हमारे पास क्या है, ये है एसिड और ये बेस है। तो अब ये काम करेगा एसिड के जैसा। तो जब एसिड के जैसा काम करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर H2O। बैलेंस करना भी स्किप करते हैं। बैलेंस वैसे अगर देख लें तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2 है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब देखते हैं क्या बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी 4, ये हो गए 5। तो सभी बैलेंस है। अब तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन हुआ वो यहाँ पे ये कैसे, कौन से नेचर का है, ये है एसिडिक और यहाँ पे है बेसिक। तो जो एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तब क्या होता है। अब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है। तो ये पहले तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास मैकेनिज्म होती है, जैसे मेटल होगा प्लस वाटर, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रिएक्शन होती है। लेकिन यही जब मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो फिर से ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड तो ये रिएक्शन पूरी जो कंप्लीट होती है वो इस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं, जैसे हम लेते हैं पोटेशियम और सोडियम। तो अब जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा, इसमें पोटेशियम और सोडियम बिल्कुल ऊपर होते हैं। तो ऊपर होने की वजह से ये काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादा एक्टिव होने की वजह से जब ये रिएक्ट करते हैं तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। और जब एक्सोथर्मिक होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ही रहती है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इसीलिए जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो वो ब्लास्ट कर या जल जाता है। तो सोडियम पोटेशियम, और इसीलिए इतना ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो ये जब हम एक पोटेशियम ही लेते हैं, पोटेशियम प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो पहले क्या बनाएगा, पहले तो ये बनाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ये। और सोडियम का ले लेते हैं Na, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है उनके बारे में हो गया। अब उसके बाद आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कैल्शियम। तो जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो अब ये सोडियम और पोटेशियम और सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम अमाउंट में, उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा, तो आग तो नहीं लगेगी बस, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा ये और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम। अब ये और कम रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम। तो ये नॉर्मल ऐसे कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है,
इसके लिए हॉट वाटर हमको चाहिए होता है। तो जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ मैग्नीशियम कम रिएक्टिव, इसलिए हॉट वाटर उसको चाहिए। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक ये सब आते हैं। ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि इनके लिए हॉट वाटर भी काम नहीं आता है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल स्टीम चाहिए होती है जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है। उसके रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया और हमारे पास जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर से नहीं बल्कि स्टीम से करेंगे, ये वेपर फॉर्म में होगा। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3, और जिंक तो जिंक का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और आयरन तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन होता है वाटर के साथ में मेटल्स का, उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इसमें दो तीन हमारे और अभी छोटे हैं, देख लेते हैं जो जिनका रिएक्शन हम वाटर के साथ। लेड हो गया हमारे पास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। लेड, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, इनका रिएक्शन नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिएक्शन देते ही नहीं है। बस ये जान लेना है हमको कि हाँ इनका जो भी रिएक्शन होता है वो ये कोई भी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं देते हैं। आप लेड का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं देखते हैं कभी भी, और कॉपर, सिल्वर और आयरन, गोल्ड का भी नहीं मिलता है वाटर के साथ में। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है? तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसके लिए जो हम मैकेनिज्म देखेंगे, मेटल प्लस एसिड ये बनाएगा एक सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। एग्जाम्पल जैसे हम कोई अपना मेटल लेते हैं तो जैसे हमारे पास जिंक हो गया, एसिड हमने HCl लिया, तो अब ये जो फॉर्म करेगा एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दिया। अब बचा क्या हमारे पास, एक सॉल्ट फॉर्म होना है, तो जिंक और क्लोरीन यहाँ पे बच रहे हैं। तो जिंक और क्लोरीन जब मिलेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2। अब यहाँ पे बैलेंस अगर हमको करना तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब ये बैलेंस हो गया। ये होता है मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। कुछ एक आध दो एक्सेप्शन इसमें, वो जरा हम देख लेते हैं। तो हमको तो जनरली अभी पता चल गया है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहां तक ठीक है। अब अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड है, HNO3, ये एसिड थोड़ा याद रखना है, HNO3 नाम क्या होता है इसका, नाइट्रिक एसिड। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है उसका वो ऑक्सीडेशन कर देता है, और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको ये चीज तो ध्यान रखनी है, लेकिन यहाँ पे बट इफ द एसिड is nitric acid, then hydrogen gas oxidized into water। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब नाइट्रिक एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं रिलीज होगी? क्योंकि वो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन उसमें जाके जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अच्छा नाइट्रिक एसिड तो वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज है
तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये चीज हमको, ये भी सबके लिए लागू नहीं होता। अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज, मतलब हमारे पास Mg या फिर Mn, अगर ये है और ये इसने रिएक्ट किया है HNO3 से, तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी और यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये टॉपिक। क्या पहले तो हमको ये याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज को अभी हम माइंड में नहीं रखते हैं। कोई भी मेटल होगा तो वो जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, बस केवल नाइट्रिक एसिड के लिए। क्यों? क्योंकि वो काफी उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। लेकिन अगर मेटल मैग्नीशियम और मैग्नीज है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है उसको, तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। अब इसके बाद हमारा मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जो भी हमारे दूसरे मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, वो दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अब हम अपना वो टॉपिक देखते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है, इसको जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ये वही है। जब कोई भी मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन होती हैं। रिएक्ट करने वाला मेटल जो बाद में रिएक्ट कर रहा है, अगर वो उस सॉल्यूशन में जो मेटल है उससे ज्यादा एक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, और अगर उससे कम एक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ज्यादा मतलब हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम बताएंगे वहां पे। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का, और प्लस सॉल्यूशन हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन सॉल्ट है और जिंक हमारे पास एक मेटल है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो अब जिंक जैसे कॉपर के ऊपर है, तो कॉपर के ऊपर है मतलब कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा उसको। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर ये रिएक्ट करने वाला जो मेटल है वो कॉपर से कम रिएक्टिव हो, तब कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम यही लेते, जैसे कॉपर सल्फेट हमारे पास होता, अब कॉपर के नीचे जितने भी हैं, हम जैसे कॉपर के बाद सिल्वर है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये चीज हमको इसमें ध्यान रखना है कि जब मेटल दूसरे सॉल्यूशन के मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो अगर ज्यादा एक्टिव है जो मेटल है रिएक्ट करने वाला, तो वो डिस्प्लेस कर देगा, और अगर वो कम रिएक्टिव है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद हमको देखना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं आपस में जब इनका रिएक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे पास 9th में हम पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे जब कोई भी मेटल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, KLM जो उसके पास कोष होते हैं उसमें कितने होते हैं, उसके बेसिस पे, और रिएक्शन वो जो आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना रहा है वो क्यों बनाता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मेटल्स हैं, और हमारे पास क्या क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी हम ले लेते हैं। ये हमारे पास मेटल्स हैं। नॉन मेटल हम कुछ ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन, और हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, या फिर सल्फर भी ले सकते हैं, फास्फोरस हमने ले लिया, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, यहाँ पे हमने एक क्लोरीन भी ले लिया। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दूं।
जैसे सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना उस एटम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो फिलअप किए जाते हैं वो फर्स्ट जो कोर्स होता है पहला वाला, उसमें 2 होते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, और उसके बाद अब 8 2 10 तो हो गया, तो एक और आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, जिसे इसका होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का 20 और एल्यूमिनियम का होता है 13। ये इनका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का हम देखेंगे 8, फास्फोरस का 15, 16, 17, ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होंगे, तो लिथियम का 2 और 1 हो जाएगा, क्योंकि के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आता है, और ये के कोर्स होता है हमारा, ये एल फिर ये एम, इस तरह से। तो सोडियम का हमारे पास हो जाएगा 2 8 1, क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 8 यहाँ पे बना नहीं है, 6 है 8, ये तो दूसरे में 8 आएगा हमेशा एल में। फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम, तो इसका होता है 2 8 10 हो गया, अभी 9, तो 8 1 होता है पोटेशियम का। मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है, एल्यूमिनियम का 2 8 और 3 होता है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 6 मिलेगा, फास्फोरस का 2 8 और 5 मिलेगा, फिर 2 8 और 6 मिलेगा, इसका 2 8 और 7 मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारे हमारे पास जो हैं ये सभी मेटल्स हैं। तो मेटल का जो वैलेंस सेल है उसमें देखें हम कितने इलेक्ट्रॉन आए, इन सब में 1 आया है, इन सब में 2 आ रहा है, इधर इसमें 3 आ रहा है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जो आखिरी में बिल्कुल आता है, आउटर मोस्ट हम बोले या फिर वैलेंस सेल बोले, दोनों एक ही बात होती है। तो अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा, धातु होगा। अगर 5 6 7 है तो वो अधातु होगा, और अगर 4 आ रहा है तो वो उसमें धातु और अधातु दोनों आते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है उनकी, जिसको हम मेटालॉइड भी बोल सकते हैं। तो आगे वो अभी नहीं देखना है हमको, 4 को छोड़ के चलना है, बस हमको 5 6 7 देखना है और 1 2 3 देखना है। 8 जो जिसमें लास्ट में आता है वो भी नॉन मेटल ही होते हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप में मिलते हैं। तो उन सबको नहीं देख के हमको यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का बस रिएक्शन देखना, उसके लिए हम ये चीजें देख रहे हैं। तो 1 2 3 इसमें आया लास्ट में, और यहाँ पे 5 6 और 7 आया है। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म क्यों करते हैं, हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एटम वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। ये 8 बनाने के लिए ही ये रिएक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई भी एग्जांपल निकालते हैं, एक बिल्कुल साधारण सा एग्जांपल, जैसे हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सोडियम 281 और कैल्शियम का 287 हमको दिख रहा है, कैल्शियम नहीं क्लोरीन का 287। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्लोरीन में भी 8 होने चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे तो 7 इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जो क्लोरीन होता है ये इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके पास भी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस तरह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना लेते हैं
Cl। अब ये जो कंपाउंड बना है ये आयंस के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना, इसलिए इनको हम आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं और आयनिक यौगिकों के बीच में जो बंध बने होते हैं उनको हम आयनिक बंध बोलते हैं। इसके बाद आयनिक इस तरह से फॉर्मेशन होता है और इस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं इसी वे में। यहाँ पे हमारे पास आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो 3-4 हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या क्या है, फिजिकल स्टेट पहले हम देखेंगे। जो उनका भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, तो ये काफी ज्यादा क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और क्या, इनकी सॉलिबिलिटी के बारे में जब हम देखेंगे तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं आसानी से, तो ये सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगा है वो काफी स्ट्रांग है, तो इनको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने सॉलिड फेज में, सॉलिड स्टेट में करंट का फ्लो नहीं होने देते हैं, लेकिन अगर ये लिक्विड या फिर सॉल्यूशन में होंगे या फिर मॉल्टन स्टेट में होंगे तब इनमें से करंट का फ्लो हो जाता है, क्योंकि जब ये अपने मॉल्टन स्टेट में होते हैं तो उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाते हैं और यही करंट को कैरी करते हैं।